अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज मुल्क भर में आम इंतखाबात का मिनी रीप्ले यानी ज़िमनी इंतखाब का एक अहम तरीन मरहला मुकम्मल हो गया है। कौमी और सूबाई असम्बली की कुल 21 नशस्तों पर वोटिंग हुई है। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर आवाम ने अपना वोट कास्ट किया है। तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को निकालने में नाकाम नजर आई है और रिवायती अंदाज में हुकूमत में मौजूद जमात ही ज़िमनी इलेक्शन जीतती हुई नजर आ रही है। कौमी असम्बली की 5 और 17 सूबाई नशस्तों पर 191 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। NA 132 कसूर पर अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मलिक रशीद आगे हैं। इसी तरह PP 158 लाहौर पर नून लीग के नवाज लुधड़ और PP 164 पर नून लीग के मोहम्मद राशिद बिनहास आगे हैं। मरियम नवाज ने PP 159 की नशस्त पर वजारत आला का हलफ लिया और NA 119 लाहौर की नशस्त छोड़ी, जिस पर नून लीग के अली परवेज़ मलिक आगे हैं। कौमी असम्बली जाने के बाद हमजा शहबाज की छोड़ी हुई नशस्त यानी PP 147 लाहौर पर नून लीग के मलिक रियाज आगे हैं। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान के NA 117 लाहौर की नशस्त पर हलफ उठाने के बाद खाली होने वाली PP 149 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी जीत रहे हैं। काफ लीग के सालिक हुसैन के NA 64 पर हलफ उठाने के बाद खाली हुई PP 32 गुजरात पर काफ लीग के चौधरी मूसा इलाही आगे हैं। एहसन इकबाल इन्होंने नारोवाल में PP 54 छोड़ा था, जहां ज़िमनी इलेक्शन में उन्हीं के साहबजादे अहमद इकबाल इस वक्त आगे हैं। राना तनवीर हुसैन, उवैस लगारी और दीगर के कौमी असम्बली ज्वाइन करने के बाद उनकी जीती हुई सूबाई असम्बली की नशस्तें भी खाली हो गई थी। अब उन नशस्तों पर भी अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक तो हमें नून लीग आगे नज़र आ रही है। अगर हम सिंध की तरफ जाते हैं, वहाँ की बात करते हैं, तो बिलावल भुट्टो की कमर शहदात कोर्ट से छोड़ी गई NA 196 पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी के ओहदा सदारत संभालने के बाद उनकी छोड़ी गई NA 207 पर गुज़िश्ता दिनों उनकी साहबजादी आसिफा भुट्टो पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गई थी, जबकि PS 80 खैरपुर की नशस्त पर भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुबैर अहमद जुनेजो गुज़िश्ता हफ्ते बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। अब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा का भी जायज़ा ले लेते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। तो कौमी और सूबाई असम्बली की दो नशस्तें, उस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। NA 8 बाजोड़ और PK 22 यहाँ आम इंतखाब आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान के कत्ल की वजह से मुलतवी हुआ था। इन दोनों नशस्तों पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब खान आगे नज़र आ रहे हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला KP के मुंतखब होने के बाइस जो नशस्त खाली हुई थी यानी NA 44 डेरा इस्माइल खान, वहाँ पर उनके भाई और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता फैसल अमीन गंडापुर आगे चल रहे हैं। PK 91 कोहाट पर 8 फरवरी को आम इंतखाब उम्मीदवार इस्मतुल्लाह खटक के इंतकाल की वजह से मुलतवी हुआ था। आज ज़िमनी इलेक्शन में इस नशस्त पर गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता दाऊद आफरीदी आगे हैं। बलूचिस्तान की भी बात करते हैं। यहाँ पर 2 सूबाई असम्बली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। PB 20 यानी खुजार BNP मेंगल के सरबरा अख्तर मेंगल ने NA 256 पर हलफ उठाने के बाद खाली की थी, जहां आज हुए इलेक्शन में BNP के मीर जहांजेब मेंगल आगे हैं और PB 22 लजबेला जो कि नून लीग के जाम कमाल के कौमी असम्बली की नशस्त NA 257 अपने पास रखने पर खाली हुई थी। वहाँ पर अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के ज़रीन खान मक्सी ये हमें आगे नज़र आ रहे हैं। नताइज को देख कर तो ऐसा तासुर मिलता है कि आम इंतखाबात में जिसके पार्टी के पास जो नशस्त थी उसे ही वापस मिल गई है, लेकिन क्या इन नताइज से धांधली की बातें गलत साबित हुई हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आज होने वाले ज़िमनी इंतखाब के दौरान बलूचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही। इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। आम तासुर और माजी के ट्रेंड्स हमें यही बताते हैं कि जो जमात हुकूमत बनाती है, ज़िमनी इलेक्शन भी उसी का होता है। लेकिन 2018 ज़िमनी इलेक्शंस के बाद ये रिवायत कुछ तब्दील हुई है। 2018 अक्टूबर में कौमी और सूबाई असम्बली की 35 नशस्तों पर जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे, उसमें से कौमी असम्बली की 11 नशस्तों में से तहरीक इंसाफ 4, नून लीग 4, काफ लीग 2 और MMA 1 नशस्त जीतने में कामयाब हुई थी। यूँ कौमी असम्बली 11 नशस्तों में से 6 पर PTI हुक्मरान इत्तेहाद फातेह रहा था, लेकिन तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका लगा था कि वो कौमी असम्बली में इमरान खान की खाली करदा 4 नशस्तों में से 2 हार गई थी।
कराची में तहरीक इंसाफ इमरान खान की खाली की गई नशस्त पर दोबारा कामयाब हुई थी, लेकिन पंजाब और केपी के दोनों में नाकाम रही थी। यूँ कुल मिलाकर तहरीक इंसाफ 2018 में अपनी जीत के सिर्फ 2 महीने बाद होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस में 3 नशस्तें हार गई थी। 2018 के आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इलेक्शंस एक बड़े मार्के के तौर पर सामने आया है, जब मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में ज़्यादातर सीट्स जीत ली थीं। अलबत्ता नाज़रीन, 2022 में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद पंजाब असम्बली की 20 नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में से तहरीक इंसाफ में से 15 सीटें तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। सियासी पंडितों को हैरान किया था। अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उससे ट्रेंड यही बता रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद को ज़िमनी इलेक्शन में बढ़तरी हासिल है। दूसरी तरफ पंजाब भर से इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़ों की इत्तलात हमें आती रही हैं। नारोवाल में नून लीग का एक कारकुन डंडा लगने से जा बहक हुआ है, जिसका इल्ज़ाम नून लीग ने तहरीक इंसाफ पर आयद किया है। साथ ही इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर झगड़ों के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी रिपोर्ट हो रही हैं। लाहौर में पुलिस ने तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असम्बली शब्बीर गुजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज के ट्रेंड्स हमें क्या बता रहे हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मौजूद में मुझे यहाँ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आज नतीजा आ रहा है, जिस तरह से नतीजा आ रहा है? वैसे जो अब तक गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है, तो उसको देखते हुए तो मुबारकबाद कबूल कर लें फिर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि एक अच्छा रिज़ल्ट हम देंगे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है कि एक हवा बनाया गया था कि देखें जी, मुस्लिम लीग नून तो 18 सीटें या पता नहीं 30 सीटें जीती थी, बाकी तो सारी उनको दी गई थी। आज उस हवे का जो है वो तो जनाजा निकल गया कि इस तरह की कोई बात ही नहीं। हम बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई धांधली किसी के खिलाफ हुई है तो हमारे खिलाफ हुई होगी। हमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, और ये रिज़ल्ट उस चीज़ की निशानदेही कर रहा है और बहुत वाज़ेह तौर पर बता रहा है। ये भी तो है ना कि हमेशा जब ज़िमनी इंतखाब होता है तो जो हुक्मरान जमात होती है उसका पलड़ा भारी होता है। कैसे ये जो 15 आप बता रही थी, 20 में से 15 पीटीआई जीती थी, हुकूमत हमारी थी, पंजाब में भी, वफाक में भी। उससे आप पीछे चले जाएँ, पीटीआई के दौर में जितने बाई इलेक्शन हुए सारे हम जीत गए, तकरीबन ऑलमोस्ट 90% हम जीत गए। तो ये आपकी पॉपुलैरिटी पे डिपेंडेंट होता है मामला कि आप जीतोगे कि आप हारेंगे। ये बात ज़रूर है कि जो 8 फरवरी का रिज़ल्ट आया है उससे अगर आप आज का रिज़ल्ट कंपेयर करें तो मैं ये समझता हूँ कि हम तो पंजाब हमने 8 फरवरी को भी स्वीप ही किया था। मैं ये समझता हूँ कि आप देखें ना, अगर पख्तूनख्वा में पीटीआई बाजोड़ में 2 सीटें हार रही है तो इसका मतलब इनकी पॉपुलैरिटी तो जो है वो उसके वही बनाया हुआ था ना कि जी इतने पॉपुलर हुई, क्योंकि सोशल मीडिया में आप जाके जो मर्जी बोलते रहे, किसी ने चेक तो करना नहीं है। सही। तो ये वही उसी का ये एक सिलसिला था। तो आज जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इससे पहले कि मैं अपने बाकी मेहमानों की तरफ जाऊं, बड़ी मुश्किल से प्रोटेक्ट चलने नहीं दे रहे हैं वैसे आप लोग, लेकिन जो कुछ नजर आ जाता है उसमें, वो आपने एक ट्वीट किया है अभी कुछ देर पहले पिक्चर, और मैन ऑफ द मैच आपने मियां नवाज शरीफ साहब को लिखा है। ये कैसे मैन ऑफ द मैच है सर? ग्राउंड में भी नहीं है, और अब तो आपकी अपनी टीम के लोग कह रहे हैं कि वो तो मैच खेलने ही नहीं आए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ, देखें, वोट सारा मियां नवाज शरीफ साहब के नाम का है, पॉपुलैरिटी मियां नवाज शरीफ साहब के नाम की है। पार्टी को एक एक तिनका लगा के उस पार्टी को यहाँ तक लेके आने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। और वो ठीक है, इतना सामने नहीं है, लेकिन पीछे से सारे मामलात वो खुद देखते हैं और वो खुद चला रहे हैं, और वो हमारा बहुत बड़ा असासा है, इस मुल्क का बल्कि बहुत बड़ा असासा है। सही। हुमायूं मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। आप लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि आम इंतखाबात में धांधली हुई, फॉर्म 47 भी आप लोग कहते रहे कि हमारे पास मौजूद है, ये फॉर्म 47 और फॉर्म 47 का 45-47 का भी झगड़ा चलता रहा। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा आ रहा है सर सामने, अभी तक जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें मुस्लिम लीग नून लीड करती हुई नज़र आ रही है। केपीके में तो आपकी हुकूमत है सर, आपके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं। तो अब तक जो नतीजा सामने आया है उस पर आप समझते हैं कि जो आम इंतखाबात पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और सबसे ज़्यादा वो आप लोगों ने लगाया हुआ है, वो कुछ धुंधला होगा, वो सवालात कुछ मुंदबिल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अगर आप देख लें, जो 8 फरवरी को जिस तरीके से उस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी जिन्होंने इनको टेक केयर किया था, जिस तरीके से पीटीआई की खाली
फर्स्ट लीडरशिप के अलावा हर एक जगह पे जो पार्टी जहाँ भी कॉर्नर मीटिंग या किसी किस्म की मीटिंग करती थी वो पकड़े जाते थे। इस दफ़ा भी उसी तरह ही हुआ है। आप ज़रा जाए ना, ये पिछले एक हफ़्ते का वो जाके देखिए कितनी जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, उनकी जो लोकल लीडरशिप है उनको उन्होंने जेलों में डाला है। कितनी जगहों पे ऐसा हुआ है कि उनको जहाँ पे भी वो जाते थे वो कर लिया। तो बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे थे। फिर मुझे एक बात बताएं, जब आप इलेक्शंस कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल कल भी यही था और आज भी यही है सर। 2000 इसी साल के जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था, उसमें अगर आपको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी तो आप लोगों ने डिजिटली कैंपेन अपनी बहुत ज़बरदस्त चलाई थी, सब उसके मुतरिफ थे। लेकिन इस बार आप लोग उस तरह से चार्ज दिखाई नहीं दिए। अगर आपको दूसरी तरफ इजाज़त नहीं मिल रही थी तो डिजिटल मीडिया पर भी कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं था। नहीं, अब उस बिल्कुल हो रहा था, ठीक है, उस जोर शोर से नहीं हो रहा था, लेकिन हो रहा था और उसका काफ़ी था। अच्छा, फिर ये जो इलेक्शन से पहले आपको पता है कि अभी उमर अयूब को और शिबली फराज को उन लोगों ने गुजरात नहीं जाने दिया, उनको वहाँ रोक लिया। कितनी जगहों पे पुलिस वालों ने इसी लिहाज से ये सारी चीज़ें की हैं। उसका इम्पेक्ट आता है, सब कुछ होता है। ज़िमनी इंतखाबात के अपने वो होते हैं, प्लस जिस तरीके से मैनिपुलेशन। अच्छा, ये भी सुनने में आया, मुझे या अभी याद नहीं आ रहा वो कौन सा हल्का था जहाँ पे वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और आरओ थे वो फॉर्म 45 पहले से ही दस्तखत किए थे, उनको पकड़ा गया था। अब ये एक जगह पकड़े गए थे, बाकी जगहों पे हमें पता नहीं है। हमने तो ये सुनने में आया था, और एक जगह नहीं 5-6 जगहों से ये सुनने में आया था कि जो जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे और जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनको बुलाया गया था एक जगह पे कि भाई आप आ जाओ, और कहा था ये पहले से इस जगह पे साइन कर दो। उनमें से बाज़ ने साइन किए, बाज़ ने इनकार किया। जिन्होंने इनकार किया उनको उन लोगों ने अच्छा खासा हशर किया, उसके बाद सब ने साइन कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए बात ये है, लेट मी जस्ट अलाउ मी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इस इन इलेक्शंस के आउट, ये हुकूमत ने किया है। हुकूमत ने बुलाकर आरओ से कहा है कि आपने ये रिजल्ट बनाने, पहले से उनसे साइन लिए जा रहे थे, हुआ कहाँ है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए बात ये हो जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ दिस ये ज़िमनी इंतखाब, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी जगह पे। गवर्नमेंट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इधर या उधर दूसरी तरफ, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे सिंध हो, कहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट वाज जस्ट मोर ऑफ अ सिंबॉलिक थिंग। तो उस चीज़ के मकबूलियत के बयानी पर भी फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप हमेशा, एक मिनट है जाए, आप लोग हमेशा 2018 के साथ करते हैं। 2018 में एक दो बंदे, मतलब एक दो बंदों के अलावा बाकी सारी तो इनकी क़यादत बाहर थी। यहाँ पे मुझे बात है, पंजाब की कौन सी क़यादत बाहर है? सारी की सारी क़यादत आप लोगों ने जेल में डाल के रखी हुई है। आप उनमें से हर एक को आपने किया हुआ है, और बाकी लोगों को आप बाहर निकलने नहीं देते। किसी के ऊपर बेल, वो उसका क्या नाम है, अरेस्ट के चांसेस है, कोई ये कोई उधर है। तो आप किस चीज़ की कंपेन, आप किस तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल इस तरह हो रहा है जैसे एक 26 साल का प्लेयर एक 3 साल के बच्चे के साथ वो गेम खेल रहा है, ये 3 साल के बच्चे के साथ कर रहा है। ये तो बिल्कुल इसी तरीके से आप जरा देखें, बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। आपकी पूरी लीडरशिप अंदर हो। कहते रहे कि अभी जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, लेकिन फिर आज जो नतीजा आ रहा है वो आप उसे तस्लीम कर रहे हैं, और फिर इससे सर आपको आपके बयान ज़मीन आसमान का फर्क है, और मकबूलियत की बात करते हैं, ज़मीन आसमान का फर्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन, आपने ये बताया 8 फरवरी को कि आप लोग जितने मर्जी निकलो, जो मर्जी करो, हम लोग, हमारी मर्जी है हम किसके नाम के वोट गिने, किसके नाम के वोट ना गिने, किस तरीके से गिने, किस तरीके से ना गिने। ये वही बात है जो हमेशा से पाकिस्तान में होता रहा है कि आप लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करते हो, आप उनको डिस्करेज करते हो, वो बाहर आके, सॉरी, इसीलिए फिर आज आपका वोटर नहीं निकला। किसी हद तक शायद ये ज़रूर बात हुई हो, इसमें कोई शक नहीं है, किसी हद तक ये बात ज़रूर हुई हो। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं, जब ज़िमनी इंतखाबात जिसमें कोई उसका इम्पेक्ट ना आना हो, इररिस्पेक्टिव दैट, तो लोग ज़्यादातर बाहर फिर उस लिहाज से नहीं निकलते। तो दे वर मल्टीपल फैक्टर्स, बट हैविंग सेड दैट थिंग, आई थिंक कि उसके बावजूद भी मुकाबला कोई ये नहीं था कि बहुत बड़े बड़े मार्जिन से वो जीत रहे हो। इट वॉज अ टफ कॉन्टेस्ट, ठीक है, ये लोग जीत रहे हैं, बजायर उसके बिल्कुल जीत रहे हैं, और आप इसे तस्लीम करते हैं, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं आप इसे तस्लीम करते हैं। सॉरी,
जो नताइज आ रहे हैं, देखिए मैं तो जो रिजल्ट सामने दिखा रहे, मैं जो देखे ना, मैं तो ये समझता हूँ कि इस दफ़ा ज़्यादा मुझे ये भी देखा है कि 92 न्यूज़ के भी एक वो जो कवर करने जा रहे थे, मैं गुजरात में या किस जगह जा रहे थे, उनको वहाँ से रोक लिया, उनको कर दिया। बहुत सारी जगहों पे जो आपकी कवरेज करने वाले जो मीडिया टीम थी उनको भी रोका गया। आई थिंक इस दफ़ा इन लोगों ने मैनेज अच्छे तरीके से किया है। इन लोगों ने वही रिजल्ट शुरू से ही वो करना शुरू कर दिए थे। इनको पता था कि वो होगा सारा कुछ, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लास्ट टाइम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो इनसे मैनेज नहीं हुआ। इस दफा जब एक्सपेक्ट कर रहे थे तो प्रॉब्ली दे हैव मैनेज्ड इट लिटिल बिट बेटर और अपने लिहाज से बेहतर किया। मैं तो ये समझता हूं, मैं अब भी ये समझता हूं कि अगर रियलिटी पे होती तो शायद चीज का क्रेडिट तो देना फिर हुकूमत को। रिजल्ट मैनेज कर रहे हैं आपके मुताबिक। नहीं, मैं इनको चोरी का ये चोरी में, ये चोरी करने में बहुत माहिर, ये लोग चोरी करने में बहुत माहिर होते जा रहे हैं, बहुत माहिर होते जा रहे हैं चोरी करने में। आप सही कह रही हैं, क्रेडिट देना चाहिए इनको। अफनान साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे वो लाहौर वाले वाक़े पर। ये बात है कि चोरी वाली बात ज़ाहिर है ये इनको नहीं करनी चाहिए थी लेकिन कर दी है, तो उसका जवाब ये है कि ये डबल PhD जो है वो तो अडेरा जेल में बैठा हुआ है जिसने सारी ये वाला गेम शुरू किया था। हाइब्रिड निज़ाम का पौधा लगाया, फिर उसको एक तनावर दरख्त बनाया, एक पेज का जो सारा फार्मूला था, और 2018 में जो कारीगरी की गई उसके ऊपर इमरान खान साहब को तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD मिल सकती है चोरी के ऊपर। जहाँ तक बात रहेगी इन्होंने की है जी वो साइन हुआ था डॉक्यूमेंट। अब देखें ये PTI का आप फ्रॉड देखा करें, कितना कमाल का फ्रॉड करते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म 42। फॉर्म 42 का डॉक्यूमेंट ये कहता है कि जो मेरे पोलिंग एजेंट, अगर मैं खड़ा हूँ तो जो हमारे पोलिंग एजेंट होंगे ना, मैं नॉमिनेट कर दे दूंगा, ज़रा जो भी खड़ा हुआ होगा, तो वो जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को थंब इम्प्रेशन, ID कार्ड और अपना वो सारा कुछ साइन करता है। इन्होंने वो फॉर्म 42 वाला डॉक्यूमेंट उठाया और कुछ इनके अकाउंटों ने उसको पोस्ट करना शुरू कर दिया कि देखें जी फॉर्म 45 पहले ही साइन करा लिया। हालांकि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म 42। और ये आप देखें पूरी PTI, आज आप जिस मर्जी टॉक शो को उठा ले सारे ये कहानी सुना रहे होंगे। हालांकि ये है चोरी, ये फ्रॉड जिसकी वजह से मुल्क यहाँ तक पहुंचा है। फिर ये कह रहे थे कि जी इनकी क़यादत जो है वो अंदर है, तो आपने 9 मई वाला कारनामा हमने तो नहीं किया था ना, तो जिन्होंने 9 मई का कारनामा अंजाम दिया वो अंदर ही होंगे, वो उनको फूल बनाए उनका, और क्या इलाज किया जाए। जो आप करेंगे उसका आप ही भुगतेंगे ना, मैं तो नहीं भुगतूंगा। तो ये और फिर इनका एक बयानिया और भी था, वो आज वो भी उड़ गया कि जी फॉर्म 47 वाले हम हैं, फॉर्म 45 वाले ये हैं। अभी तो फॉर्म 47 आया कोई नहीं है, अभी तो फॉर्म 45 पे सारी गेम है। मुझे बताएं कि क्या सामान है, आप लोगों ने रिजल्ट नहीं निकाला, आप लोगों ने क्या हमारे फेवर में रिजल्ट निकाला? जो आपके लोग थे वहां से वो उन्होंने फॉर्म 45 का रिजल्ट लिया है ना। तो ये पूरे मुल्क में तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं उन्होंने सबने रिजल्ट को कोलेट किया और उसके बाद वो शो कर दिया। अब ये हार गए, अब ये रो रहे हैं, अब ये है सारी। आज तो तस्लीम कर रहे हैं ना। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो डिस्कशन वैसे काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आप इस पर अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेशली ये पंजाब में हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करती हुई नज़र आ रही है। सन में आपकी पोजीशन भी जहाँ जहाँ आप लोगों ने नशिस्त छोड़ी थी वहाँ ऑलमोस्ट बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। तो सर क्या मैजिक हुआ है, ये पुराने वाले ट्रेंड्स दोबारा बहाल हुए हैं? ये क्या हुआ है कि आप लोगों ने ना कोई कैंपेन की, ना कुछ हो रहा है? शायद ही लोगों को मालूम था कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन रिजल्ट्स आप लोगों के हक में आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सूबा है, सिंध का सूबा, उसमें यहाँ हमारा पीपल्स पार्टी का गढ़ है। ऑफ कोर्स ये अंडरस्टूड बात थी, जो सीटें पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं तो फिर से हमें ही जीतनी थी, क्लियर कट हमारी मेजॉरिटी। मोहम्मद साहब मुझे फरमाइए सर, नारोवाल में नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक लीग की कारकुन की मौत हुई है। नून लीग की तरफ से ये इल्ज़ाम आ रहा है सामने कि PTI के कारकुनान की वजह से ये हादसा या ये वाक़या रूनुमा हुआ है। क्या आप लोगों ने कोई मालूमात ली है इस हवाले से, हुआ क्या है ये वाक़या? नहीं जी, मुझे इसके डिटेल नहीं पता। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह ताला मतलब उनकी मग़फ़रत करे, उनकी डेथ हो गई है तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनको ऊंचा दर्जा दे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोगों के इलेक्शंस जो हो जाते हैं वो इस हद तक उनके अंदर चीज़ें एक्सट्रीम पे चली जाती हैं कि चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो आई रियली कंडेम समथिंग लाइक दैट। इस तरह होना नहीं चाहिए। ठीक है, इलेक्शंस हो ना हो वो अपनी जगह है, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हैविंग सेड दैट थिंग, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें आज से नहीं, मेरे लिहाज से
पिछले 35 साल से ये जो इलेक्शन प्रोसेस है और ख़ास तौर पे इसके अंदर ये जो बेईमानी का एक अंसर आया हुआ है, अब ये बेईमानी किस जगह से होती है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज करती है कि क्या, या इसमें रोल नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स का भी होता है, वो मैनिपुलेट करती हैं, करवाती हैं, या क्या होता है? जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी ना, पाकिस्तान के अंदर कभी तरक्की नहीं होगी। उसकी तरक्की ना होने की एक वजह है, ये याद रखें कि दुनिया का एक उसूल है कि जो मेरिट पे जो होता है ना, वो हमेशा सही डिसीजंस लेता है, और जो शख्स मेरिट पे नहीं होता वो हमेशा जो उसको लेकर आया होता है उसको प्लीज करने के लिए डिसीजंस लेता है। ये एक जनरल बिल्कुल ठीक सर। आप मैं बात कर रही थी वो जो आप कारकुन की जो हलाकत का वाकया हुआ है, आप कह रहे हैं कि आपके पास उसकी डिटेल्स नहीं है, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस पर? सर जरा बताइएगा, आपके पास इसकी डिटेल्स हैं, क्या हुआ ये वाकया? देखिए इसके ऊपर हुआ ये कि PP 54 नारोवाल में हमारे एक कारकुन थे, उनकी उम्र भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल 50s के अराउंड थी। तो उनके सर के ऊपर PTI के कारकुनों ने डंडे मारे, तो वो जो है उनका इंतकाल हो गया उधर ही। तो उधर फिर वो एहसन इकबाल साहब भी पहुँच गए थे, और बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इस हद तक मामलात को नहीं लेके जाना चाहिए कि एक दूसरे को मतलब जान से ही मार दें। और सियासत का तो ऑब्जेक्टिव ये है, देखें डेमोक्रेसी की ब्यूटी क्या है कि आपने एक रजीम से दूसरे रजीम में जाते हैं वायलेंस के बगैर, वरना तो वायलेंस के साथ तो हमेशा दुनिया में चलता रहे ना, कि एक गया दूसरा आया उसने उस पहले को मार दिया, फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया। तो जमहूरियत में तो होता ही है कि आपको वायलेंस जो है वो नहीं करना पड़ता, आप रजीम जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो वो बदकिस्मती है कि आज जो नारोवाल में वाक़या हुआ है, लेकिन इसके अंदर देखें काफ़ी हद तक इमरान खान साहब और ये जो हमारे भाई हैं बाकी सारे, इन लोगों को ये बात देखना पड़ेगा कि ये जो इतना ज़्यादा ये पोलराइजेशन माशरे में बढ़ा देते हैं कि ज़िंदगी मौत का मसला है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे तीनों मेहमान साथ ही मुझे वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। गुफ्तगू चल रही है, मेरे तीनों पैनलिस्ट मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अफनानुल्लाह साहब मौजूद हैं, तैमूर तालपुर साहब हैं, सेनेटर मोहम्मद साहब मौजूद हैं। तैमूर साहब ज़रा ये फरमाइएगा, इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स ने 9 मई के जो केसेज हैं उसके फैसले कर लिए हैं, लेकिन अदलिया की रुकावटों की वजह से उनका ऐलान नहीं किया जा रहा। कमेंट कीजिएगा ज़रा इस पर। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ अपने तरीक़ेकार से चल रही है, और जो फैसले हैं वो फैसले होंगे और ज़रूर सामने भी आएंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर ये इंतज़ार करेंगे तो चंद लम्हों में, चंद दिनों में, चंद हफ्तों में इनके साथ सामने सारे फैसले आ जाएंगे। जो इनको जल्दी है, जो इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि किसी तरह से इमरान नियाज़ी जो इस मुल्क का सारा पैसा हड़प करके जेल के अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर लाने की ज़रूरत है कुछ ज़्यादा इनको, तो मेरे ख्याल से इनको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बड़े केसेस इनके चल रहे हैं, बड़े केसेस इनके खुलने हैं, और बहुत सी नई नई चीज़ें इनकी करप्शन की सामने आई हैं। तो ही विल हैव टू वेट, एंड देयर इज़ नो फास्ट ट्रैक। ये फास्ट ट्रैक नहीं होता। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 12-13 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजारे थे। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी कारकुनान ने भी सालों के साल जेल में गुजारे हैं। कुछ थोड़ा सा जितना अरसा आसिफ जरदारी साहब जेल में, उसका आधा तो ज़रा इमरान नियाज़ी साहब मेरे ख्याल से जी के देखें। बड़ा एक्सपीरियंस भी वहाँ पे होता है, और वैसे भी वहाँ पर तो आपने देखा है खुली मस्ती चल रही है। गवर्नमेंट का पैसा किस तरह से बहाया जा रहा है, लाखों रुपए महीने का खर्चा है। खान साहब की जो फरमाइशें हैं, देसी मुर्गियाँ, देसी अंडे, देसी घी, देसी पराठे, तो ये फरमाइशें पूरे होते होते मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा खर्चा इस हुकूमत का किया जा रहा है इन हालात में। मेरे ख्याल से उनको कंट्रोल और करना चाहिए ज़रा। जिस तरह से बाकी कैदी रहे थे, जिस तरह से सदर जरदारी को रहा था, जब मिनरल वाटर का पानी पीने के लिए मना कर देते थे कि बॉइल्ड वाटर पियो, तो वो सारा इनके साथ हो तो ज़रा इनको पता चले कि कैसी सियासत में जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो क्या उसकी रिपरकशंस होती है। जब आप करप्शन करते हैं, इस मुल्क की इकॉनमी के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, इस मुल्क के इदारों के साथ आप ज़्यादतियाँ करते हैं, तो किस तरह का आपके साथ होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ी ज़्यादती है। आप कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करें। इससे पहले कि मैं हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर शामिल करूँ सर, डिटेल्स ऑब्वियसली अफनान के पास होंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ आप ज़रा बताइए
बताइएगा, आप लोगों की तरफ से तो ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि हसन न्याजी जो कि मिलिट्री तहवील में थे उनको अगवा कर दिया गया, उनको गायब कर दिया गया। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि फ़ौज ने 9 मई के हवाले से जो फैसले हैं वो निपटा दिए हैं, लेकिन जो अदालती फैसला है उसकी रुकावट की वजह से अभी तक सुनाए नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हसन न्याजी के केस का फैसला तो निपटा दिया गया होगा, सुना दिया गया होगा। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ के पास क्या सबूत है, या फिर महज इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या था? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, सॉरी, मैं मुझे समझ नहीं आई थी। अच्छा देखिए, इस तरह ये है कि ये इलेक्शन से 3-4-5 दिन पहले की बात है, या 3-4 दिन पहले की बात इस तरह है। जब रिलेटिव्स मिलने जाते हैं तो ये दोनों हसन न्याजी और जो नाम भूल गया मेरे से, अच्छा वो आप नहीं थे, वो उन जगहों पे नहीं थे। तो उनसे पूछा कि उनसे क्या है, तो उनके जो मेट्स थे, सेल मेट्स थे, उन्होंने कहा कि जी उनको कहीं हसन न्याजी और इबाद फारूक की बात कर रहे हैं आप? ना मालूम, हाँ अब्बास फारूक की बात कर रहे हैं, सॉरी अब्बास फारूक की। तो उनको कहीं लेकर चले गए, तो इस वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो रही, वो अपनी जगह पर है। मैं थोड़ा सा एक कमेंट करता हूँ। ये तो उस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि जी उनको क्यों लेकर चले गए, और ये उनके सेलमेट्स और उनकी फैमिली वालों की तरफ से ये बात है, तो इस वजह से हमने इसको कहा है। जो उन्होंने कहा है हम उसको लेकर चल रहे हैं आगे, ठीक है। अब बात आ जाती है, थोड़ी सी बात हुई थी अभी, हमारे भाई ने बात बताई थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 10 साल जेल में गुजारा है। बिल्कुल, उनके ऊपर केसेस मियां नवाज शरीफ साहब ने किए थे, और लेकिन ज़िया शाहिद साहब मेरे ख्याल में एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक किस्सा अपना सुनाया था कि जब वो आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने गए थे जब ये जेल में थे, और उन्होंने किस्सा ये सुनाया था, जब मैं गया था तो पता चला था कि वो जेल में नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। कहते जब मैं हॉस्पिटल में गया तो पता चला कि वो हॉस्पिटल में भी नहीं है, अक्रॉस द रोड एक बहुत बड़ी कोठी है और वो उधर हैं। और फिर उन्होंने उसमें ये भी बताया था, चंद नाम लेकर बताए थे कि कौन कौन लोग उनसे मिलने आए हुए थे या आई हुई थी। उन्होंने वो पूरा एक किस्सा बयान किया हुआ है, तो कभी पढ़ लेना तो पता चल जाएगा कि कौन जेल में, किस तरह के जेल में रहा है, ठीक है। रही बात ये इमरान खान की बात करते हैं, जब आप प्लस माइनस करते, वो कहते हैं ना, एक तो नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते कि अपने आप को ठीक कर लें। जब सिंपल आप प्लस माइनस कर लेना, और अगर आप 4,000 रुपये कभी अगर आप एक मुर्गी कर ले, या 5,000 रुपये की भी मुर्गी कर ले, तो जितने पैसे इन लोगों ने बताए हुए उस पे उसका 1/4 बहुत सादा सा सवाल मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। देसी मुर्गी खानी है। मैं उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी आपकी बात से, लेकिन आप जो है वो आप मुख्तलिफ जवाब दे रहे थे। मैं लेकिन क्योंकि वक्त अब बिल्कुल कम हो गया, मैंने उसका जवाब बता दिया ना कि मैंने उसका जवाब बता दिया। मैंने उसका जवाब बता दिया कि जो उनके रिलेटिव्स थे और जो उनके इनमेट्स थे, उन्होंने ये बातें बताई थी, तो उस लिहाज से सर फिर उसके बाद अगर उस लिहाज से बात थी, तो फिर इस पे आप लोगों को चाहिए था कि मुकम्मल तौर पर पहले तहकीकात करते, फिर इतना बड़ा इल्जाम लगाते ना सर, फिर इतनी बड़ी बात करते। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही थी सर, ये इरफान साहब ने, जी इरफान साहब ने जो एक बात की कि 9 मई के जो मुकदमात हैं वो निपटा दिए गए हैं, ये उन्होंने सर अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पर बात की है, या पूरी हुकूमत को ये बात मालूम है कि 9 मई के मामलात निपटा दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अदालत का जो फैसला है वो रुकावट बना हुआ है इस वक्त? देखिए, मुझे एग्जैक्टली इस केस का जो है वो नहीं मालूम, मैं ऐसी इस पर कमेंट इसलिए नहीं करना चाह रहा। अगर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली मेरी नॉलेज में जो है वो ये बात नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं कंफर्म कर सकता। जहाँ तक बात हो गई जेल की, ये जो भी बात कर रहे हैं जरदारी साहब की, आप किसी को कोठी में भी 12-13 साल के लिए पाबंद सलासल कर देना, वो बड़ा मुश्किल होता है। ये कहना बड़ा आसान है, 12-13 साल एक जगह गुजारना बहुत मुश्किल काम होता है। वैसे तो वो कोठी में मतलब इस तरह की बातें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन होती तो एंड में जेल ही है। के लिए भी मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। मैं देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो निज़ाम है ना कि वज़ीर आज़म है और फिर आप जेल में हैं, ये होना ही नहीं चाहिए। आप यहाँ आप ताकत में, या आप उधर हैं, आप जेल में पड़े हुए हैं, ये तो कोई बात नहीं। इतनी सियासी रवादारी इस मुल्क में होनी चाहिए कि एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, एक दूसरे की हुकूमतों को बर्दाश्त कर सकें। इसलिए हमने COD भी किया था, मगर वो बदकिस्मती से COD के बाद जो है वो जो कुछ हुआ, वो इमरान खान साहब आए और उन्होंने सारा जो जमहूरी गेंद था वो सारा
वापस हो गया। एक मैं बात और इलेक्शन से रिलेटेड ऐड ये करना चाहूँगा कि देखें, ये जो स्टेबिलिटी की बात की जाती है ना, ये स्टेबिलिटी आती है उस फीलिंग से कि अगर मेजर स्टेक होल्डर्स, कॉन्टेस्टर्स, वोटर्स सपोर्टर सारे ये समझ रहे हैं कि फेयर गेम है। अगर वो समझते हैं कि फेयर गेम नहीं है तो फिर स्टेबिलिटी नहीं आती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और मुल्क को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी। बहुत शुक्रिया, आप तीनों महमूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पेट्रोल प्राइजेस के हवाले से कुछ हुकूमत फैसले कर रही है या सोच रही है, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहूँगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए बता रहे हैं कि अब तेल की कीमतों का जो तयन है वो विफाकी हुकूमत नहीं बल्कि ऑयल कंपनीज खुद करेंगी, जिसके बाद मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की यकसा कीमतों का खात्मा होगा और ऑयल कंपनीज मुख्तलिफ शहरों और कस्बों के लिए अपनी अपनी कीमतें मुकर्रर करने के लिए आज़ाद हो जाएंगी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने ओगरा को हिदायत की है कि वो 3 रोज़ में इस हवाले से एक प्रेजेंटेशन पेश करे। क्या पाकिस्तानी हुकूमत इंडियन मॉडल अपनाने जा रही है? क्योंकि इंडिया भी इसी मॉडल पर काम कर रहा है। 2014 से पहले भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन भारतीय हुकूमत ही किया करती थी। हर 15 दिन बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाता था, लेकिन 2014 में भारतीय हुकूमत ने कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल कंपनीज़ के सुपुर्द कर दिया था, जिसके बाद ऑयल कंपनीज़ 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ऐलान करती थी। लेकिन 2017 में इस निज़ाम को भी चेंज किया गया और अब ऑयल कंपनीज रोज़ाना की बुनियाद पर ऑयल की कीमतों का ऐलान करती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने के बाद भी भारतीय हुकूमत एक्साइज ड्यूटी, लेवी और वैल्यू एडिड टैक्स की मद में कंपनीज से टैक्स वसूल करती है और इसमें हर रियासत के हिसाब से तब्दीली आती रहती है। इसी तरह नाजरीन, पेट्रोल की कीमतें भी रियासत और शहरों के हिसाब से तब्दील होती हैं। मिसाल के तौर पर आज भारतीय शहर मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 35 पैसे है, कोलकाता में 106 रुपये 3 पैसे है, चेन्नई में 102 रुपये 63 पैसे है और भारतीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 96 रुपये 72 पैसे है। यानी एक ही मुल्क में शहर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 12 रुपये का फ़र्क है। और अगर हुकूमत इस मॉडल का इतलाक़ पाकिस्तान में करती है तो फिर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत हर शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमत बिल्कुल अलग अलग होगी। इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये कितना फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए, इस पर बात करने के लिए खुर्रम शहजाद साहब, माशी तजिया, और शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि जो पाकिस्तानी हुकूमत सोच रही है डील रेगुलेट करने के हवाले से, ये बता दीजिए कि ये एक तो इसका मैकेनिज़्म क्या होगा कैसे, क्योंकि हमारे सामने भारत का एक मॉडल मौजूद है, क्या उसी मॉडल को फॉलो किया जाएगा या इससे बेहतर कोई ऑप्शन मौजूद है हमारे पास? जी अस्सलाम वालेकुम किरण, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये डिसीजन इवेंचुअली होना है और ये ही ठीक डिसीजन होता है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक, इसे कहते हैं डीरेगुलेशन, जो कि ओपन मार्केट या फ्री मार्केट को जो है प्रमोट करता है, जिसमें डिमांड सप्लाई की बेसिस पे कीमतें तय होती हैं, ना कि जो है कोई हुकूमत आके उसे कीमत को तय करे। दूसरा, डीपॉलिटिसाइज भी इसकी वजह से जो है वो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ये होंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमतों पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है और उसकी वजह से झूठे वादे किए जाते हैं, गलत वादे किए जाते हैं कि जी पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा, बिजली में सस्ती कर दी जाएगी, और उसकी बेसिस पे फिर IMF के साथ भी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। जो गवर्नमेंट आती है, आवाम कुछ और एक्सपेक्ट करती है, गवर्नमेंट कुछ और करती है और इवेंचुअली जो है फिर वो जो है इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आपकी ठीक तरीके से फॉलो नहीं होती। इसमें देखें फ़ायदा क्या। अच्छा, ये जो तब्दीली करने का सोच रही है हुकूमत, ये IMF के मुतालबे पर हो रहा है? नहीं, ये IMF, देखें IMF ये कहता है कि आप मार्केट बेस्ड जो है प्राइसिंग करें, तो ये एक तरह से मार्केट बेस ही होता है। इसमें IMF अगर कहता है या नहीं कहता, ये मैं गलत सही नहीं कह रहा कि IMF कह रहा है, ये एक्चुअली सही डिसीजन होना चाहिए और ये डीपोलिटिसाइज किया जाता है कि जी आप मार्केट बेस्ड जो है पेट्रोलियम प्राइसेस करें या कोई भी कीमत हो किसी भी कमोडिटी की। मैं इसका आपको बताता हूँ कि किस तरह से प्राइसेस जो है इम्पैक्ट करती हैं। देखें, अगर एक इम्पोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है और ख़ासकर हम भी इम्पोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंजम्पशन का तेल का जो है वो इम्पोर्ट करते हैं और हमारी लोकल रिफाइनरीज भी बनाती हैं, तो जहाँ पे रिफाइनरीज ज़्यादा होंगी, जहाँ पे डिपोज ज़्यादा होंगे, स्टोरेज ज़्यादा होगी और पोर्ट नज़दीक होगा, वहाँ पे कीमतें कम होंगी और ये होना भी चाहिए। आज देखें, कराची की आवाम, सिंध की आवाम, KP की आवाम को या इवन पंजाब के अपर एरियाज़ को जो है हम जो है वो फंड करते हैं पेट्रोल प्राइसेस को। मिसाल के तौर पे अगर पेट्रोल यहाँ पे जो लैंडेड कॉस्ट है कराची में,
क्योंकि यहाँ पे डिपोज करीब हैं, अगर रिफाइनरीज करीब हैं अगर, और पोर्ट करीब है, तो हमें तो पेट्रोल सस्ता पड़ना चाहिए ना, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ती है। इसी तरह से यहाँ से अप कंट्री पेट्रोल लेके जाया जाता है, तो ये जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बीच में पड़ती है, ये उनको पड़नी चाहिए जिनको वहाँ पेट्रोल चाहिए। लेकिन ये कॉस्ट भी हम जो है वो बेयर करते हैं, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस पूरे मुल्क में सेम रहती है, पूरे मुल्क में क्योंकि पेट्रोल की प्राइस सेम रहती है। इसके नतीजे में क्या होगा कि अगर कंपनियां यहाँ पे इंपोर्ट करती हैं और यहाँ बेचती हैं, तो पेट्रोल यहाँ सस्ता होगा सिंध में, और जिस तरह दूर जाएंगे वहाँ पे पेट्रोल महंगा होगा। और ये ऐसा ही होता है दुनिया भर में, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई अनोखी चीज़ करने जा रहा है। मेरे ख्याल में इससे पेट्रोल की जो है वो कीमतों में ज़्यादा बेहतरी आएगी और कंपटीशन बढ़ेगा, और हमें रिफाइनरीज लगानी चाहिए, डिपोज लगाने चाहिए, ताकि पेशावर में हो या कोई जो है वो अपर एरिया में पंजाब में, उनको भी पेट्रोल सस्ता मिले। लेकिन उससे ये होगा कि डेवलपमेंट होनी चाहिए आपके पेट्रोलियम सेक्टर में। एक तो ये वाला, क्योंकि ये वाला जो आप बात कर रहे हैं ना खुरम, ये मॉडल तो हमारे सामने मौजूद है ना, इंडिया की मिसाल हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये बताइए कि क्या इसमें मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उनके पेट्रोल पंप्स हैं, उस पर भी फिर कीमतें अलग अलग होंगी? ये भी होगा, ऐसा भी हो सकता है? एब्सोल्युटली ऐसा ही होगा। रिटेल प्राइसेस ही चेंज होती हैं, क्योंकि एक कंपनी, मिसाल के तौर पे एक नेशनल कंपनी हमारी है जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी ऑपरेट कर रही है, पीएसओ की मैं बात करता हूँ। तो पीएसओ जो है मुल्क के कोने कोने में पेट्रोल पंप्स हैं, लेकिन उसको कराची में पेट्रोल लाने के लिए उतनी कॉस्ट नहीं पड़ती जितना मरी में लेके जाने के लिए पड़ती है, या अयूबिया या मुजफ्फराबाद की तरफ लेके जाने के लिए पड़ती है, क्योंकि यहाँ से और वहाँ का डिस्टेंस बहुत है। यहाँ से इंपोर्ट होता है, फिर रिफाइनरियाँ भी बनाती हैं पेट्रोल कुछ, और वो जाता है। तो डेफिनेटली हर पेट्रोल पंप, देखिए अमेरिका में भी ये होता है, इंडिया में भी होता है, और सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है। हर पेट्रोल पंप पे प्राइस चेंज होती है। लेकिन मैं इसमें कहता हूँ एग्जैक्टली मैं आपसे अब यही चीज़ पूछना चाह रही थी खुरम, कि देखें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, उसकी तो पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते तकरीबन कीमतें यकसा होती हैं, लेकिन असल फ़र्क पड़ेगा जो ट्रांसपोर्टेशन, जो पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज लगी हुई हैं, अब उसकी कीमतों का तयन कैसे होगा? मिसाल के तौर पर एक रिफाइनरी कराची में लगी हुई है, एक रावलपिंडी में लगी हुई है, कीमतों का तयन कैसे होगा? इसका मैकेनिज्म क्या होगा? देखें, अभी जो एक मैकेनिज्म, अभी भी इसको ना इक्वलाइज, इसे कहते हैं इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, एक खास प्राइस के अंदर, एक फार्मूले के अंदर, अभी जो पेट्रोल की प्राइस है या डीजल की प्राइस है, इसके अंदर एक खास फार्मूला है जिसके थ्रू ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, इसको एडजस्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मरी में पेट्रोल की प्राइस 400 रुपये की या 350 रुपये की पड़ रही है, और कराची में 150 रुपये की पड़ रही है, या मैं एग्जाम्पल देता हूँ 200 की पड़ रही है, तो वो इक्वलाइजेशन मार्जिन एवरेज निकलता है 5-6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये का एवरेज एक निकलता है, वो हर एरिया के हिसाब से वो बढ़ जाता है। तो इनलाइन इक्वलाइजेशन मार्जिन जो होगा ना, ये फिर अपना अपना निकला करेगा ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मिसाल के तौर पे अगर पिंडी में कोई रिफाइनरी है और वो पंजाब के लोअर एरिया में लाना चाहती है, और बीच में कोई रिफाइनरी या डिपो नहीं है, डिपो स्टोरेज की बात हो रही है, तो फिर वो प्राइस एडजस्ट होगी उस हिसाब से कि आपको पेट्रोल लाने के लिए, घर तक पहुंचाने के लिए मुझे इतनी कॉस्ट लग रही है। हो सकता है कहीं पे 250 का पेट्रोल हो, कहीं पे 200 का हो सकता है कहीं पे जो है 300 रुपये का पेट्रोल हो। तो ये बिल्कुल चेंज होगा, ये बिल्कुल पेट्रोल की जो अवेलेबिलिटी चेंज होगी। मेरे ख्याल में प्राइस की रैशनलाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना दूर पेट्रोल आप पहुंचाएं, और जो भी प्राइस सेट होती है और डी रेगुलेट होती है, इस पर अमल करवाना किसकी जिम्मेदारी होगा? क्योंकि ऑब्वियसली 18 अमेंडमेंट के बाद तो ये सूबे की जिम्मेदारी है कि आप जो है वो प्राइस कंट्रोल, उनका काम है करवाना, और इसी सारे मामले पर हमारे पास सियासत होती है, तो फिर ये करेगा कौन? देखें, ये तो देखें, पेट्रोल पंप करेगा ना। पेट्रोल, आप जब पेट्रोल लेने जाएंगे, वो कंपनी कहेगी कि जी इस पेट्रोल पंप पे ये प्राइस है, मुझे इतने की पड़ती है। उसके बराबर में जो दूसरे कंपनी का पेट्रोल होगा, पेट्रोल पंप होगा, वो कहेगा मुझे इतने की पड़ती है। तो कंपटीशन भी क्रिएट होगा। कंपटीशन क्रिएट होने की वजह से प्राइस रैशनलाइज हो जाएगी। तो ये सेट पेट्रोल पंप किया जा करेंगे, या जो डिपोज होते हैं, जो कंपनियां होती हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एक मुख्तसर अगर इसका जवाब दे दीजिएगा। सिर्फ एक मुख्तसर सवाल, देखिए पेट्रोल प्राइसेस हमारे पास बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली उसका असर फिर दीगर कमोडिटीज पर भी होता है, फिर वो इन्फ्लेशन उसकी वजह से आती है। तो आप कह रहे हैं कि ये रोजाना की बुनियाद पर अप डाउन हो रहा होगा पेट्रोल प्राइस, तो क्या रोजाना की बुनियाद पर महंगाई की शरह कभी ऊपर कभी नीचे हो रही होगी, या फिर अगर ये डीरेगुलेट करते हैं तो इससे मामला अलग हो जाएगा, होगा क्या? नहीं, आई डोंट थिंक कि रोजाना की बुनियाद पे होगा। शुरू में मुझे लगता है कि ऐसा हो सकेगा कि हर 15 दिन की एवरेज ही निकला किया करेगी, जैसे आज होता है कि हर 15 दिन बाद या एक हफ्ते बाद जो प्राइस आपकी एवरेज इंपोर्ट कॉस्ट और रिफाइनरी की प्राइस और सब मिला के जो पड़ेगी,
वो सेट हुआ करेगी। ऐसा नहीं होगा कि हर घंटे में प्राइस चेंज होगी, लेकिन ये हो सकता है कि एक आध हफ्ते के बाद प्राइस चेंज हो। मेरे ख्याल में इतना जल्दी इंपैक्ट नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता रैशनलाइज हो जाएगा और कंपटीशन होगा। किरण, मुझे लगता है ये देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि गवर्नमेंट को एक चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि कोई मैल प्रैक्टिस ना हो रही हो, कोई गलत ट्रांसपेरेंसी हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, सही से पेट्रोल अगर इंपोर्ट हो रहा है या रिफाइनरी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुरम शहजाद। प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद थे और ऑब्वियसली पहले से पाकिस्तानी आवाम को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें मालूम हो जाए कि अब आगे हुकूमत हमारे लिए क्या करने जा रही है। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करते हैं, बच्चों को कत्ल करो, ख़वातीन को मारो, नौजवान को काट दो, जो बच जाएं उन्हें उम्र भर के लिए माजूर बना दो, मस्जिदें, अस्पताल, किसी भी जगह को नहीं छोड़ो, हस्ती बस्ती बस्तियों को कब्रिस्तान में तब्दील करो और बदले में इंसानियत के नाम नहाद आलमी चैंपियन अमेरिका से इनाम पाओ। अमेरिका ने मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने पर इजराइल को 26 अरब डॉलर की इमदाद के इनाम से नवाज डाला है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने हंगामी इमदाद का जो बिल मंजूर किया है, इसमें से 14 अरब डॉलर फ़ौजी इमदाद के होंगे। जिस वक्त अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान इजराइल को शाबाशी दे रहे थे, ऐन उसी वक्त इजरायली तैयारे मगरबी किनारे और रफ़ा में तैयारों से आग बरसा रहे थे। इजरायली बमबारी के नतीजे में 48 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें से 13 बच्चों और 2 ख़वातीन का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से है। अक्टूबर से जारी इजरायली फ़ौज के हमलों में अब तक 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। खान यूनिस से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद फ़लस्तीनियों की वापसी शुरू हो गई है। आज नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते से इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई है, जिससे 180 फ़लस्तीनियों की लाशें मिली हैं। इसराइली अफवाज के बाद इसराइली शहरी भी जत्थों की शक्ल में फ़लस्तीनियों पर हमला आवर होने लगे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 12 अप्रैल को मगरबी किनारे के इलाके अल मुगैर में असलहे से लैस दर्जनों इसराइलियों ने धावा बोला, घरों में घुसकर तोड़ फोड़ की, गाड़ियों को आग लगाई। जिन फ़लस्तीनियों ने ज़रा सी भी मज़ामत की, उन पर गोलियाँ चला दी, जिससे एक शहरी शहीद हुआ, कई ज़ख्मी हुए। लेकिन अमेरिका को ये दिखाई नहीं देता। वो न सिर्फ डॉलर से इजराइल की मदद करता है, बल्कि अगर कोई फ़लस्तीनियों के हक़ में हल्की सी भी आवाज़ उठाए ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने इजरायली मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ हक़ बुलंद की, मज़लूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। अमरीकी पुलिस से 100 से ज़ायद तलबा को गिरफ़्तार कर लिया अमरीका की पुलिस ने। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, अमरीकी रुकन कांग्रेस, उनकी बेटी समेत 3 तालिबात को मुअत्तल कर दिया है। अमरीकी शय पर इसराइल पर हर हद इसराइल पार करता जा रहा है। इसराइली दफ्तर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की रुकनीत की हिमायत में वोट देने वाले ममालिक के सफ़ीरों को तलब करने का ऐलान किया है। इसराइली दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, माल्टा और एक्वाडोर समेत दीगर ममालिक के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज किया गया है। अमरीका की जानिब से करारदाद को वेटो करने पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी अमरीका से ताल्लुकात पर नज़रसानी करने का ऐलान किया है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने भी अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत की है। इस्माइल हानिया ने तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से भी मुलाकात की है। सदर अर्दवान ने बताया कि तुर्किया ने इसराइल पर तजारती समेत मुतअद्दिद पाबंदियाँ आयद की हैं। इसराइल को अपने मजालिम की भारी कीमत अदा करनी होगी, आज नहीं तो कल तो अदा करनी होगी। दुनिया में भी और आखिरत में भी उसको ये कीमत ज़रूर अदा करनी होगी। साथ साथ मुसलमान क़यादत को भी जवाब ज़रूर देना होगा कि जो ताकत रखते हुए भी मज़लूम फ़लस्तीनियों पर उठने वाले हाथ को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह दिन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को दुआओं में ही याद रखिए। अल्लाह निगहबान।